हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 004 के नोट से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। आज हम कुछ और टॉपिक्स लेंगे जिसमें एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा और इसके बाद कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है वो आज हम कवर कर पाए। इंडेक्स पे आ जाते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर हम लास्ट वीडियो में यानी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने शुरू के 3 टॉपिक किए थे, काफी डिटेल्ड थे तो इन्हें करने में काफी टाइम लगा था। आज का वीडियो भी वही 35 मिनट्स मैक्सिमम रखने की कोशिश करूंगी जिसमें एट्रीब्यूशन थ्योरी एक बड़ा टॉपिक रहेगा। प्रो सोशल बिहेवियर आप में से बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए नया टॉपिक रहेगा और इसे जानने के बाद अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस एक टॉपिक में से कई सारे शॉर्ट नोट्स और बी सेक्शन के क्वेश्चंस निकलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। और बाकी ये सब तो बहुत पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ही। मेरी कोशिश ये है कि 8th तक हम आज एटलीस्ट कर लें, बाकी देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम आ गए हैं आज अपने एट्रीब्यूशन थ्योरी से स्टार्टिंग करेंगे। एट्रीब्यूशन थ्योरी को समझने से पहले एट्रीब्यूशन वर्ड को समझना जरूरी है। एट्रीब्यूशन को आप सिर्फ 2 वर्ड्स में याद रखिए, गिविंग कॉजेस, किसी चीज के पीछे का कारण देना। टू गिव कॉज बिहाइंड समथिंग इज एट्रीब्यूशन। ऑलराइट, साइकोलॉजी में क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी की हम जब बात करें या जनरल बात भी करें, इसमें सोशल साइकोलॉजी जैसी कोई बात नहीं है। किसी भी पर्सन के बिहेवियर के लिए हम किसी ना किसी वजह को जरूर नॉमिनेट करते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वैसा रहा होगा। किसी पर्सन का बिहेवियर हो या किसी सिचुएशन के पीछे भी एट्रीब्यूशन हो सकता है कि कोई काम क्यों हुआ, है ना, उस बात को लेकर भी, किसी सिचुएशन को लेकर भी हम ऐसा कहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन करना। अब एट्रीब्यूशन करने के टाइम पर बहुत सारी एरर्स भी हमसे हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम कॉज दे रहे हैं तो हम सब कुछ तो नहीं जानते हैं। हम जरूरी भी नहीं हम उस सिचुएशन में प्रेजेंट रहे हों या उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में हम एट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमें सब कुछ पता हो। तो ऐसे में हमसे काफी सारी एरर्स हो जाती हैं एज अ ह्यूमन, जिसे सोशल साइकोलॉजी में बहुत डीपली समझा जाता है। एरर्स भी इस टॉपिक में आएंगी, लेकिन पहले समझेंगे कि जो मेजर एट्रीब्यूशन थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। और जब एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट फ्यू एट्रीब्यूशन थ्योरीज या स्टेट 3 एट्रीब्यूशन थ्योरीज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी थ्योरीज दी हुई हैं। एट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो एट्रीब्यूशन की एरर्स के बारे में हो, चाहे एट्रीब्यूशन पर ही शॉर्ट नोट आ जाए, पर जरूर आता है। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है, एक फ्रेमवर्क है सोशल साइकोलॉजी में जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से लोग इंटरप्रेट करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं किस चीज को, द कॉजेज ऑफ देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर। तो अपने या दूसरों के या किसी सिचुएशन के बारे में कॉजेज देने के प्रोसेस ही एट्रीब्यूशन कहलाता है। ये जो थ्योरीज हैं दे आर कंसर्न विद द कॉग्निटिव प्रोसेसेस बाय विच इंडिविजुअल मेक जजमेंट्स अबाउट द एक्शन एंड आउटकम्स। अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर मेकिंग अ जजमेंट। बेसिकली एट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग। कॉज देना मतलब वी आर थिंकिंग दैट दिस शुड बी, दिस वुड हैव हैपेंड, ये हुआ होगा, तो हम एक तरीके से जजमेंट ही दे रहे हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ पीपल असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैजुअलिटी टू एक्शंस, इवेंट्स एंड आउटकम्स। हम समझ पाते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी की हेल्प से कि कैसे हम किसी चीज के टुवर्ड्स चीजें देते हैं। अब एट्रीब्यूशन थ्योरी से पहले हमें यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट्स को समझना है जो कि एट्रीब्यूशन के टाइप्स हैं। ओके, तो अगर एट्रीब्यूशन के टाइप्स आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में से कई क्वेश्चन निकलेंगे, तो सबसे पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या होता है। इंटरनल को डिस्पोजिशनल और एक्सटर्नल को सिचुएशनल एट्रीब्यूशन कहते हैं। ये नाम से हैवी लग रहे होंगे, लेकिन ये इतनी आसान बात है कि आप जानने के बाद कहेंगे अच्छा इससे हम एट्रीब्यूशन कहते हैं या इससे हम डिस्पोजिशनल कहते हैं। जब हम डिस्पोजिशनल या इंटरनल की बात करें, मान लीजिए आपके शॉर्ट नोट में डिस्पोजिशनल वर्सेस सिचुएशनल एट्रीब्यूशन ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब अगर पर्सन डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल को नहीं जानता और एट्रीब्यूशन नहीं जानता तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जिसको मीनिंग पता है उसके लिए कोई बात ही नहीं है ना। तो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, when people infer that a person's behavior is due to personal factor such as trait, abilities और feelings, जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिख रहा है इंटरनल। तो जब हम एट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं और एट्रीब्यूशन का जो कॉज हम देते हैं बेसिकली, या कह सकते हैं कि सिचुएशन के पीछे का जो भी हम कॉज दे रहे हैं वो जो हम इंटरनल मानते हैं, किसी भी पर्सन का हो सकता है। जैसे हमने कहा कि कोई पर्सन फेल हो गया तो इंटरनल एट्रीब्यूशन वुड बी दैट दे आर नॉट इंटेलिजेंट और डिड नॉट स्टडी इनफ। होता है ना ऐसा कि इंटरनल में क्या हो गया, जो भी उस पर्सन या सिचुएशन के अंदर की चीज होगी। और बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की अगर बात करें तो किसी के भी केसेस में हम कहते हैं कि वो पर्सन उसने अच्छे से नहीं किया होगा, जो भी है उसका ट्रेट, उससे रिलेटेड कोई भी बात जो उससे जुड़ी हो जरूर, वो डिस्पोजिशनल फैक्टर या डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन कहलाता है। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में हो गया क्योंकि टेस्ट में इसलिए फेल हो गए क्योंकि उस
उसको सही टीचर नहीं मिली पढ़ाने वाली, या फिर उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसके साथ वो पर्सन था। चीजें तो जुड़ी अभी भी उससे रहेंगी, लेकिन जो मेन कॉज होगा वो कोई दूसरा होगा। These occur when people infer that a person's behavior is due to situational factor outside the individual's control. For example, if someone fails a test, an external attribution would be that the test was too difficult or the environment was distracting. कोई भी चीज है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको जब भी हम कॉज देते हैं तो वो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन हो जाता है। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल एट्रीब्यूशन। स्टेबल एट्रीब्यूशन कब होता है? जो कंसिस्टेंट रहता है टाइम के साथ में, वो स्टेबल होगा। लेकिन जो फ्लक्चुएट होता रहेगा, जो चेंजेबल कॉजेज देगा, वो कैसा होगा? वो अनस्टेबल एट्रीब्यूशन होगा। जब हम किसी के इंटेलिजेंस को कहते हैं कि फेलियर होने का रीजन इंटेलिजेंस है, तो वो इंटरनल भी है और साथ में स्टेबल भी है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो गई, पर वो स्टेबल भी है। राइट, सजेस्ट दैट द आउटकम विल बी द सेम इन फ्यूचर सिचुएशन। अगर हम किसी पर्सन के लिए ये कह रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसलिए वो फेल हो गया, तो हम ये उसके बारे में एक तरीके का और जजमेंट भी कर रहे हैं कि वो पर्सन आगे आने वाले टाइम में भी फेल है, हो सकता है, मतलब क्योंकि हम उस स्टेबल कॉज दे रहे हैं। जबकि अनस्टेबल एट्रीब्यूशन में हम क्या चीज देखेंगे कि ऐसा रीजन होगा जो बाद में चेंज हो सकेगा। अनस्टेबल है मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी रीजन, जैसे कि अगर किसी बच्चे, कोई जो बच्चा है वो इसलिए फेल हो गया है क्योंकि वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता था, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका इंटरनल एट्रीब्यूशन तो हम दे रहे हैं यहाँ पे, साथ ही अनस्टेबल है, क्योंकि अगर वो आगे चल के पढ़ेगा तो वो इस प्रॉब्लम से एनकाउंटर कर सकता है। फिर ऐसे भी एट्रीब्यूशंस हो सकते हैं जो कंट्रोलेबल हो या फिर अनकंट्रोलेबल हो। कंट्रोलेबल एट्रीब्यूशंस वो होंगे जब लोगों को ये लगता है कि सिचुएशन या कोई ऐसी आउटकम जो है वो किसी पर्सन के कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज लेट टू अ मीटिंग एंड यू बिलीव दैट दे कुड हैव लेफ्ट होम अर्लियर, यू आर मेकिंग अ कंट्रोलेबल एट्रीब्यूशन। वहीं पर अनकंट्रोलेबल एट्रीब्यूशन क्या होता है? जब लोग ये मानते हैं कि जो आउटकम है वो बियॉन्ड कंट्रोल था, कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन थी, तो ऐसे में कुछ कर भी नहीं सकते, थोड़ा सिंपैथेटिक बिहेवियर हम दिखाते हैं। जैसे कि इसलिए डिले हो गया है क्योंकि ट्रैफिक था, ट्रैफिक होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, तो ऐसा एट्रीब्यूशन अनकंट्रोलेबल होगा। साथ ही अगर हम किसी ट्रैफिक सिचुएशन या एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल भी है और ये अनस्टेबल भी है एट द सेम टाइम, जैसे हमने बाकी के पढ़े थे। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी की तरफ। तो अगर आपसे टाइप पूछा जाता है एट्रीब्यूशन के, तो आप ये इतना पार्ट लिखकर आएंगे। ऑलराइट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपोनेंट्स की हमने बात की थी, टाइप की हमने बात की थी। ये टाइप्स थे, 6 टाइप हमने यहाँ पे पढ़े। अब हम मेजर थ्योरीज की बात करेंगे जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है। सबसे पहले आती है फ्रिट्ज-सीजर्स की एट्रीब्यूशन थ्योरी। आगे हमें फिर से थ्योरी से हमारी मुलाकात होगी और डिटेल में होगी, लेकिन अभी फिलहाल हम फ्रिट्ज-सीजर की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? इट इज ऑफ्टन क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी। फ्रिट्ज-सीजर को एट्रीब्यूशन थ्योरी का फाउंडर भी कहा जाता है। उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि इंट्यूटिव साइकोलॉजिस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन पर्टिकुलरली इज सोशल कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने 2 टाइप के एट्रीब्यूशन मेजर बताए थे, पर्सनल और सिचुएशनल, जो दोनों आप अभी पढ़ चुके हैं। पर्सनल मतलब इंटरनल हो गया और सिचुएशनल मतलब एक्सटर्नल हो गया, यानी डिस्पोजिशनल के नाम से भी आपने पर्सनल को भी पढ़ा था। ठीक है, जो पर्सन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो सिचुएशन आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ये 2 टाइप उन्होंने बताए थे। क्योंकि हम कई थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं। हैरोल्ड कैलिस की कोवेरिएशन मॉडल था, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो लोग कोई भी वजह देते हैं किसी चीज के पीछे, कोई भी कॉज देते हैं, वो इस वजह से देते हैं, उसके पीछे ये रीजन होता है, इस तरीके से एनालाइज करके देते हैं कि जो पर्सन का बिहेवियर है वो बाकी के फैक्टर से कोरिलेट कैसे कर रहा है। कैले प्रपोज 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल यूज टू मेक एट्रीब्यूशन: कंसिस्टेंसी, डिस्टिंक्टिवनेस और कॉन्सेंसस। 3 के बेसिस पर लोग एनालाइज करते हैं या जजमेंट करते हैं और उसके बाद एट्रीब्यूशन करते हैं। डज द पर्सन बिहेव द सेम वे इन सिमिलर सिचुएशंस ओवर टाइम, यानी कि कंसिस्टेंसी अगर बिहेवियर में होती है तभी वो एट्रीब्यूशन देते हैं। अगर कोई पर्सन लगातार ही एक ही टाइप का बिहेवियर कर रहा है, मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज्यादा शाउट करके बात करता है, वो हमेशा शाउट करके बात करता है, और दूर से उन्होंने किसी लड़ाई में उसको कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखा, तो वो मान के चलेंगे कि इस पर्सन की वजह से या तो फाइट हुई होगी या फिर ये पर्सन वहां पे गलत कह रहा है। उसको ज्यादा सही से नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, फाइटिंग वाला नेचर देखने को मिला है। यही कंसिस्टेंसी है जो कि हॉरल्ड कैलिस कहते हैं कि ये भी एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से लोग एट्रीब्यूशन देते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, डज द पर्सन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, इफ दैट बिहेवियर इज अनयूजुअल इन वन पर्टिकुलर सिचुएशन बट नॉट अदर्स, इट इज हाई इन डिस्टिंक्टिवनेस। उनका ये भी मानना है कि क्या पर्सन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, बहुत ज्यादा वेरी करता है उसका बिहेवियर,
उसके बेसिस पर भी लोग जजमेंट देते हैं। कॉन्सेंसस मतलब डू अदर पीपल बिहेव द सेम वे इन द सेम सिचुएशन। अगर सभी लोग ऐसा करते हैं तो मतलब ये एक जनरल बात है, एक बेसिक साइकोलॉजी यही कहती है कि जो बिहेवियर बहुत ज्यादा होते हुए हम देखते हैं उसको हमारी सोसाइटी में लोगों के द्वारा ही अप्रूव्ड कर दिया जाता है कि यही चीज सही है ना। तो यही कॉन्सेंसस है कि अगर वही चीज सब लोग करते नजर आ रहे हैं, काफी लोग करते नजर आ रहे हैं, तो भले वो चीज गलत भी क्यों ना हो, लोग सोचते हैं हाँ ये तो ऐसा होता ही है। ये एक जनरल फिनोमिना है। तो इस पॉइंट 3 पॉइंट्स को कंसिडर किया गया था इस मॉडल में। ऑलराइट, फिर आती है वीनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी। Bernard Wiener expanded on attribution theory by focusing on the role of attribution in motivation and emotion. उन्होंने 3 डायमेंशंस आइडेंटिफाई की थी एट्रीब्यूशन की, कि जिसके बेसिस पर कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में एट्रीब्यूशन करता है। लोकस ऑफ कंट्रोल, वेदर द कॉज इज इंटरनल और एक्सटर्नल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल भी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। कुछ चीजें इंटरनली हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं, कुछ चीजें एक्सटर्नली हो सकती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। तो कॉज क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसी को हम लोकस ऑफ कंट्रोल की कैटेगरी में रखते हैं। स्टेबिलिटी यानी जो कॉज है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, मतलब जो हम वजह दे रहे हैं वो कितनी स्टेबल है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। और उस सिचुएशन को क्या हम, या सिचुएशन को नहीं, उसके कॉज को क्या हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो जो कॉज है अगर वो कंट्रोलेबल है या नहीं है, इस पर भी चीजें वेरी करेंगी। तो इन्होंने अपनी एट्रीब्यूशन की थ्योरी में 3 चीजों को मेंशन किया था। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अ स्टूडेंट फेल्स अ टेस्ट दे माइट एट्रीब्यूट द फेलियर टू लैक ऑफ एबिलिटी, जो कि इंटरनल स्टेबल है और कंट्रोलेबल भी है। उसके बाद इफ और टू नॉट ट्राइंग इनफ, इंटरनल अनस्टेबल कंट्रोलेबल। दीज एट्रीब्यूशन अफेक्ट हाउ दे फील एंड वेदर दे विल बी मोटिवेटेड टू ट्राई अगेन। आपने जो ऊपर टाइप्स पढ़े थे ना, उन्हीं में आप देख रहे होंगे कि उन्हीं में इनका डिवीजन बार बार हो रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एट्रीब्यूशनल बायसेस और एरर्स। ये एक अकेला टॉपिक बहुत सारी चीजें लेकर आएगा, अभी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी आएंगी। पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूशनल बायसेस होती क्या है। यहाँ पे ये टॉपिक कभी कभी बी सेक्शन में आ जाता है। आप एग्जाम्पल्स ऐड करके कंटेंट बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही लेंगे, क्योंकि जब आप लिखने पे आएंगे तो सोशल साइकोलॉजी तो ऐसा लगता है फिर अपने घर की है। जो एट्रीब्यूशनल बायसेस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब हम एट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ ना कुछ हम बायसनेस करते हैं, और बायसनेस को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कभी भी आप पढ़ेंगे या जानेंगे, बायसनेस को कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं देखा जाता है। तो बायसनेस की जा रही है मतलब एरर्स की जा रही हैं। तो वो बायसनेस कितने टाइप की होती हैं, वो एरर्स या बायस या एरर्स कुछ भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यही कंटेंट लिखना है। उनको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नजर भी आ रही होंगी आपको हाईलाइटेड होके। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, सेल्फ सर्विंग बायस, जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया है। तो जब हम बायसेस की बात करते हैं या एरर्स की बात करते हैं, तो मतलब ये हो गया जब हमने कॉज दिया तो कुछ ना कुछ उसमें हमने मिस्टेक करी, यानी या तो उसकी वजह को पूरी तरीके से गलत बता दिया, या हमारा कोई पर्सनल ट्रेट हो गया। क्योंकि जैसे जब आप अपने फ्रेंड की किसी मिस्टेक को बताते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव चलेंगे कि नहीं नहीं उसने ऐसा नहीं किया होगा, आप हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने एनिमी के बारे में बताएंगे, उसकी मिस्टेक को बताएंगे, तो सारी बुराइयां उस पर्सन की ही हो जाएंगी। तब उस इंटरनल पे हम करेंगे। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, आप सोच के देखिए कभी आपने ऐसा किया हो, या सोच के देखिए अपने किसी फ्रेंड या एनिमी के बारे में, तो आप ये चीज ही देखेंगे कि फ्रेंड की मिस्टेक्स में हम सिचुएशनल फैक्टर को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज्यादा कंसिडर करेंगे। उस पर्सन पर हम उतना ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जो जिसको हम पसंद नहीं करते उसके तमाम नेगेटिव बातें हमें उसके अंदर ही दिख जाएंगी, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बायसनेस कर रहे हैं और एरर्स भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक ही बात है। तो इन्हीं को कहते हैं एट्रीब्यूशनल बायसेस या एरर्स, जो कि बेसिकली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब ये हो गया कि हमारे दिमाग से गलत तरीके से बाहर आ रहे हैं। हम जो उसका एक्सप्रेशन कर रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, दे तो अपने माइंड के थ्रू ही रहे हैं ना, माइंड में तो प्रोसेसिंग खिचड़ी पका रहे हैं अपने, तो उस खिचड़ी को जब हम सर्व कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है ना। तो एट्रीब्यूशन एरर्स आर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस दैट अफेक्ट हाउ वी परसीव एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर एंड आवर ओन। ये एट्रीब्यूशनल बायसेस सिर्फ दूसरे के केसेस में नहीं, खुद के लिए भी हो सकते हैं। अच्छा, खुद के तो हम सबसे बहुत बड़े वकील और जज बन जाते हैं। जब हम खुद की बात आती है तो हम अपनी तो कभी कमी नहीं देखते। जनरली यही होता है, कोई भी पर्सन हो वो आउटसाइड वर्ल्ड में होने वाली सिचुएशंस को या दूसरों को कॉज दे देता है, तो वो भी एट्रीब्यूशन एरर या बायस कहलाता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होती है, जहां पे लोग दूसरों के एक्शन को इंटरनल ट्रेट बताते हैं और अपने केस में दूसरी चीजें करते हैं। राइट, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आप क्विकली से रीड कर सकते हैं यहाँ से स्क्रीन से। वैसे आपके पास नोट्स तो होंगे ही, आप नोट्स से पढ़ ही रहे हैं।
चलिए आ जाते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर पे, जो बहुत पूछी जाती है। ये एक ऐसी टेंडेंसी है, मतलब मिस्टेक करने की हमारी एक ऐसी आदत जो पर्सनल या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करती है एंड अंडर एम्फेसाइज सिचुएशनल फैक्टर व्हेन एक्सप्लेनिंग अदर पीपल्स बिहेवियर। दूसरों के बिहेवियर को बताते वक्त हम क्या करते हैं, उसके पर्सनल ट्रेट पर ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर पर हम कम जाते हैं। यही कहलाती है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, FAE। यानी कि अगर आपको किसी ने ट्रैफिक में कोई कट करके निकल गया तो आप कहेंगे कि ये बहुत रूड पर्सन है, इंटरनल एट्रीब्यूशन। आप ये नहीं सोचेंगे कि उससे कोई जल्दी हो सकती है या उसको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है इसलिए वो भाग रहा है। आपको क्या लगेगा, जनरली, आपसे मेरा मतलब है इन जनरल, लोगों को क्या लगता है कि इंटरनल एट्रीब्यूशन हम कर देते हैं कि ये बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है। तो ये कहलाता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसके कल्चरल वेरिएशन की बात करें तो ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज में वेयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एम्फेसाइज्ड, वेयर इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर यानी ईस्ट एशियन सोसाइटीज में पीपल आर मोर लाइकली टू एट्रीब्यूट बिहेवियर टू सिचुएशनल फैक्टर। वेस्टर्न कल्चर में ये ज्यादा होता है कि लोग इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर को फॉलो करते हैं, वहां पर हमें देखने को ज्यादा मिलता है। एक्टर ऑब्जर्वर बायस क्या होता है? दिस बायस अकर्स व्हेन पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन एक्शंस to external factors but attribute others actions to internal factor। जब हम एक्टर ऑब्जर्वर बायस का मतलब होता है कि अपने केस में हम हीरो हैं, एक्टर हैं, और दूसरे के लिए हम ऑब्जर्वर हैं, तो ये चीज बन जाती है एक्टर ऑब्जर्वर बायस। मतलब अगर मेरी गलती है तो 100% बाहर की ही कोई रीजन रहेगा, हम अपनी खुद को कॉज नहीं देते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि लोग, ये तो बहुत ही बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म बन चुकी है कि हम अपनी गलती पर दूसरे पर्सन को या दूसरी सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो वहां हम क्या बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं। इससे भी ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और ऑब्जर्वर, दूसरे के केस में हम ऑब्जर्वर हैं, जो हम बता रहे हैं वही सही है, यानी उस पर्सन ने तो पक्का ही गलत किया होगा, उसके संग कोई सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती। ये हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है जिसे हम एक्टर ऑब्जर्वर बायस के नाम से जानते हैं। ओके, सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब होता है attributing one successful to internal factors and failures to external factor। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने किसी टेस्ट में अच्छा किया तो आप क्या करेंगे, अपने बारे में जब कहेंगे तो अपने इंटेलिजेंस को कहेंगे, लेकिन जब फेल हो जाएंगे तो किस चीज को कहेंगे, टेस्ट के बारे में कहेंगे, एक्सटर्नल कॉज कर देंगे। तो अपने केस में अच्छी चीजों के टुवर्ड्स खुद को क्रेडिट करना, और नेगेटिव केसेस में बाहर की चीजों को ब्लेम करना भी सेल्फ सर्विंग बायस कहलाता है। मतलब खुद को सर्व करना। खुद को आप क्या सर्व करेंगे, जब खुद को कुछ सर्व करना होता है तो आप द बेस्ट सर्व करते हैं ना, तो वही चीज है कि जो अपने बारे में हमेशा बेस्ट चीज, बेस्ट ओपिनियन बनाना। फिर आता है जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। दिस बायस रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ दैट द वर्ल्ड इज अ फेयर प्लेस एंड पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व। एज अ रिजल्ट पीपल मे ब्लेम विक्टिम्स फॉर देयर मिसफॉर्च्यून्स। फॉर इंस्टेंस, समवन माइट बिलीव दैट अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस हार्डशिप मस्ट हैव डन समथिंग टू डिजर्व इट, इग्नोरिंग सिचुएशनल फैक्टर। बहुत हद तक जो भी चीजें नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं उसके लिए पर्सन के लक को, फेट को रिस्पॉन्सिबल बना देना, ये कहलाता है जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है, डू एज यू वुड बी डन बाय एंड द कर्मा बाइट्स बैक काइंड ऑफ थिंग जो होती हैं, वो जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस में आती हैं। डिफेंसिव एट्रीब्यूशन क्या होता है? दिस इज द टेंडेंसी टू ब्लेम विक्टिम्स फॉर देयर ओन मिसफॉर्च्यून, स्पेशली व्हेन द मिसफॉर्च्यून इज परसीव्ड एज सीवियर। जब किसी के संग बहुत बुरा हो जाए तो कहना कि ये उसके ही कर्मों का फल है, इस तरीके की बातें कहना। People do this to reduce their own fear that the same misfortune could happen to them। डिफेंसिव हो जाते हैं कि उसके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि उसने ऐसा किया होगा, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इस टाइप का थॉट रखना डिफेंसिव एट्रीब्यूशन हो जाता है। टू कंक्लूड दिस, एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है? एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि सोशल सिचुएशंस में डिफरेंट कॉजेस कैसे असाइन किए जाते हैं। ऑल राइट, तो बड़ा टॉपिक था ये, हमने कवर कर लिया है। ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पे आ जाते हैं। मुझे तो इस अकेले टॉपिक में ही काफी टाइम लग गया, 15 मिनट तो आई थिंक अकेले लग गए होंगे इसमें, क्योंकि हमने देखने को एक टॉपिक किया है लेकिन एक के संग हमने कई सारे टॉपिक करे हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है और बड़ा आसान है, आएगा तो आप लिख देंगे अपने तरीके से भी, अगर फिर भी समझ लेते हैं। एक ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में हमेशा एक से ज्यादा लोग होते हैं और ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों का डिफरेंट तरीके का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब उनके मेंटल सेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी इमोशनल कंट्रीब्यूशन होता है, फिजिकली भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में दो या दो से ज्यादा लोग जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, कुछ कॉमन गोल या इंटरेस्ट शेयर करते हैं और एक कलेक्टिव का वो खुद को पार्ट भी समझते हैं, तब हम उसे ग्रुप कहते हैं।
ग्रुप जो होते हैं वो साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन में वेरी करते हैं और दे ऑल शेयर सर्टेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ग्रुप बनता तभी है पर जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर हो। जैसे आपका साइकोलॉजी का जो ग्रुप है, भले ही किसी की एज ज्यादा हो, कोई एक्सपीरियंस में ज्यादा हो, कोई सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ स्टडी करके आया हो, कोई पहली बार पढ़ रहा हो, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सब एमए साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट होंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है, चाहे वो एक ही चीज क्यों ना कॉमन हो, मगर होती जरूर है। ग्रुप के की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंटरैक्शन जरूरी होता है। ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, एंगेजमेंट जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो उनके बीच में रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हो पाएंगे और फिर वो ग्रुप धीरे धीरे एक पॉइंट पर आके कोलैप्स हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि उनके बीच में इंटरैक्शन हो और चलता रहे। इंटरडिपेंडेंस भी होना चाहिए। जब ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके बीच इंटरडिपेंडेंस रहता है, मतलब कोई एक पर्सन किसी दूसरे के लिए या दो से ज्यादा के लिए कुछ सर्व करता है और किसी न किसी पर्पज से एक दूसरे की हेल्प वो करते रहते हैं। उनके गोल्स शेयर्ड जरूर होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव, पर्पस, इंटरेस्ट होना चाहिए जो उस ग्रुप को बांधे रहे एक साथ। मतलब एक पॉइंट पर आकर हम बात कर पाते हैं जब किसी से, तब हम कहते हैं कि शेयर्ड गोल्स हैं। ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, हर ग्रुप का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि रोल्स, नॉर्म्स और रूल्स आते हैं। अगर एक किसी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का कोई ना कोई एडमिन होगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। लेकिन ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक एडमिन होता है, या फिर हम सोसाइटी का जो ग्रुप देखते हैं उसमें कोई ना कोई एक चेयरमैन होता है। इस तरीके से जो भी ग्रुप होता है उसका कोई ना कोई एक लीडर जरूर होता है। जब लीडर होगा तो सर्टेन रूल्स भी होंगे जो सबको फॉलो करने होंगे। तो ये चीजें हम देख पाते हैं कि यहाँ पर होती हैं। ग्रुप की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को उस ग्रुप का एक पार्ट समझते हैं और नॉन मेंबर से डिस्टिंग्विश करते हैं। जब आप एक, मान लीजिए आपकी जो फुटबॉल की टीम है, राइट, अब दूसरी किसी स्पोर्ट की जो टीम है, क्रिकेट की जो टीम है, उसमें क्रिकेट का जो मेंबर है वो आपको उतना अपना नहीं लगेगा। अगर आप फुटबॉल टीम के मेंबर है, आपको उस फुटबॉल टीम के मेंबर के साथ में एक कोहेसिवनेस फील होती है। तो ग्रुप आइडेंटिटी होती है, मतलब आप उस फुटबॉल ग्रुप के मेंबर के नाम से जाने जाएंगे। तो आपका जो ग्रुप है वो आपकी एक आइडेंटिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। साथ में जो मैं कोहेसिवनेस की बात कर रही थी कि कितना ज्यादा आप लॉयल हैं, कनेक्टेड फील करते हैं अपनी टीम के टुवर्ड्स, ये कहलाती है कोहेसिवनेस। तो कोहेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक दूसरे से जुड़े होंगे उतना ही इफेक्टिव आपका ग्रुप परफॉर्म करेगा उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो ग्रुप बना है। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन बहुत इफेक्टिव होगा, मोटिवेशन हाई रहेगा। साइज की बात करें तो ग्रुप बहुत साइज में मिल जाते हैं हमें देखने को, पर कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी हैं। स्मॉलर ग्रुप जो होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकते हैं, और जितना बड़ा ग्रुप होगा उसमें उतने ही छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनते चले जाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब वो आ जाते हैं एटीट्यूड के टॉपिक पे। एटीट्यूड क्या है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड बेसिकली किसी भी पर्सन का इवैल्यूएशन, फीलिंग्स या प्रीडिस्पोजिशन है किसी चीज, किसी ह्यूमन, किसी सिचुएशन या किसी इश्यू के टुवर्ड्स। मतलब किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को देखकर आप जो भी उसके बारे में अप्रोच रखते हैं वो एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स दैट सिचुएशन और पर्सन। किसी पर्सन को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं तो आपका एटीट्यूड उस पर्सन के टुवर्ड्स कैसा है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप उस पर्सन के बारे में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। कई बार बच्चे एटीट्यूड वर्ड से बहुत ज्यादा मिसलीड हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जनरल बात करें जो टीनेजर्स वगैरह होते हैं वो किसी पर्सन के लिए कहते हैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। तो वो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, उसका सेंस ये नहीं है। एटीट्यूड मतलब यहाँ पे अगर हम किसी चीज के एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मतलब हमारा उस चीज के बारे में व्यू क्या है, वो एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड के केस में 3 चीजें मैटर करती हैं जिसको हम बोलते हैं उसका एबीसी कंपोनेंट। एबीसी कंपोनेंट, ए का मतलब होता है अफेक्टिव, बी का मतलब होता है बिहेवियर और सी का मतलब होता है कॉग्निटिव। ए अफेक्टिव, अफेक्टिव पे बाद में आएंगे, पहले सी से स्टार्ट करेंगे। सी मतलब कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब जो हम उसके बारे में सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में। जैसे किसी मूवी का एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई मूवी बहुत पसंद है तो आपका एटीट्यूड उस मूवी के बारे में कैसा है, कॉग्निटिव लेवल पर आपको लगता है कि हाँ ये मूवी एक ऐसी है जो पूरी सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज देती है। आप उसके बारे में कुछ कॉग्निटिव लेवल पर प्रोसेसिंग जरूर करेंगे, कोई थॉट है आपके माइंड में उस चीज के बारे में। अब वो थॉट कैसा है वो अफेक्टिव कंपोनेंट बताएगा। एटीट्यूड का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव का मतलब हो गया इमोशन से, अफेक्शन से बना है अफेक्टिव वर्ड, तो अफेक्शन मतलब इमोशन। अब आप उसके टुवर्ड्स कैसा अफेक्शन रख रहे हैं, पॉजिटिव अफेक्शन रख रहे हैं कि हाँ ये मूवी बहुत अच्छी है, किसी ने उसके बारे में बात की, आपको कहीं भी पोस्टर लगा दिखा तो आपने कहा अरे वो ये मूवी तो बहुत अच्छी है, तुमने देखी है मूवी। आप क्यों वो अफेक्शन दिखा रहे हैं उस मूवी के टुवर्ड्स, क्योंकि आपके माइंड में पहले कॉग्निटिव पॉजिटिव था, राइट। हमेशा सी और ए,
एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये तो जनरल भी आपके बहुत काम आएगी, कि जिस चीज के बारे में हम थॉट पॉजिटिव रखते हैं, मतलब हमारी थिंकिंग में वो चीजें पॉजिटिव हैं, उसके टुवर्ड्स हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट का, एटीट्यूड का अफेक्टिव कंपोनेंट भी पॉजिटिव रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्सन के बारे में आप बहुत बुरा सोचते हैं और फील बहुत अच्छा करते हैं। ये बात सुनने में भी कितनी अटपटी सी लग रही है ना आपको, ऑफ कोर्स लगनी भी चाहिए, मैंने जान के इसीलिए बोली है ताकि आपका अटेंशन सारा इधर आ जाए। तो सी और ए हमेशा एक डायरेक्शन में चलते हैं। बी का मतलब होता है बिहेवियर, ये जरूरी नहीं है, आइडियली तो ये भी उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए, तभी हमारा एटीट्यूड जो है वो एक्चुअल निकलेगा। लेकिन दुनिया में लोग क्या करते हैं, जो उनके दिमाग में है, दिल में है, वो बिहेवियर में नहीं होता, उसका ऑपोजिट भी वो रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी पर्सन जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप ना उसके बारे में अच्छा सोचते हैं और ना फील करते हैं, एग्जैक्ट एक ही डायरेक्शन में करेंगे दोनों चीजें। लेकिन वो आपको जब मिला तो मान लेते हैं वो आपके बॉस हैं, तब तो आपको ना चाहते हुए भी आपका जो बी कंपोनेंट है वो पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिव होने के बावजूद भी। मैंने कितना बेकार से एग्जांपल बना दिया, आई नो, बट बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे जो जॉब करते हैं। इफ दे डोंट लाइक देयर बॉस, सो दे विल अंडरस्टैंड कि जो बी वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, बॉस को देखते ही यस बॉस वाली बात आ जाएगी। अब ये यस बॉस आ रहा है, मतलब इवन दो वी डोंट लाइक दैट पर्सन, वी हैव टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ हिम, हमें उनके सामने अच्छे से बिहेव करना पड़ रहा है। तो उनके टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड क्या है, क्या निकला, जो लोग देख रहे हैं, लोग क्या देखेंगे, बिहेवियर को देखेंगे, तो कहेंगे यार ये तो पर्सन देखो बॉस को कितना प्रेज कर रहा है, या बॉस को भी लग रहा है अरे वाह यार ये तो मेरी कितनी तारीफ कर रहा है। तो उनकी नजर में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, बट एक्चुअली आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सी और ए कंपोनेंट है वो तो दोनों अपना काम कर चुके हैं, वो आप ऑलरेडी उनको बहुत हेट करते हैं। तो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एबीसी कंपोनेंट बोलते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड तीसरा हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये भी आप लिख सकते हैं, एक ट्राइंगल बना के आ सकते हैं, जितना भी ब्यूटीफुली आप प्रेजेंट करें तो उस हिसाब से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट, तीनों एक तीसरे से जुड़े भी होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एटीट्यूड होता क्या है, किसी भी पर्सन का इवेल्युएशन, फीलिंग या फिर प्री डिस्पोजिशन, कोई थॉट जो हम रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन या इश्यू के टुवर्ड्स। ये हमें किस चीज में हेल्प करता है, गाइडिंग बिहेवियर में, थॉट एंड रिएक्शन इन वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर हमें पता है कि हम इस चीज को पसंद नहीं करते, पर्टिकुलर फूड को पसंद नहीं करते, तो क्या हम उसकी शॉप पे वहां जाएंगे, या कोई हमारा फ्रेंड हमें उससे वहां लेकर जाएगा, हमें उसको पता है कि मेरे फ्रेंड को पिज्जा पसंद नहीं है, या चलिए स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो आप जो फ्रेंड है वो उसके सामने स्मोकिंग करने से बचेगा। तो उस एटीट्यूड की हेल्प से हम बहुत सारे चीजों को कर पाते हैं। एटीट्यूड के नेचर की बात करते हैं। एटीट्यूड का जो नेचर होता है वो इवेल्युएटिव होता है। साथ ही मैं बता दूं ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि एटीट्यूड में हमेशा जजमेंट इन्वॉल्व होता है। जब हम एटीट्यूड कह रहे हैं मतलब हम कुछ ना कुछ परसेप्शन दे रहे हैं। अभी आपने देखा ही एबीसी कंपोनेंट के थ्रू हम एक परसेप्शन ही तो फॉर्म कर रहे थे, उसमें जजमेंट होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है किसी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स। ये जो इवेल्युएटिव नेचर है ये एटीट्यूड को डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर में यूज करने के लिए कैपेबल बनाता है। एटीट्यूड लर्नड होते हैं, एटीट्यूड इनेट नहीं होते, वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेवलप होते हैं। कोई भी पर्सन इस दुनिया में हर एक चीज के टुवर्ड्स एटीट्यूड लेकर इस दुनिया में नहीं आता। बड़ी सिंपल बात है, इसमें तो मुझे कुछ लगता ही नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स है समझाने के लिए। तो एटीट्यूड टाइम के साथ साथ डेवलप होते हैं। वही बच्चा जो स्कूल के पहले दिन स्कूल में जाते वक्त रोता है, लास्ट डे फेयरवेल में बहुत ज्यादा उदास होता है कि मैं इस स्कूल को क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, जो वहां जाना नहीं चाहता वहां से निकलते वक्त बहुत ज्यादा रोता है। हालांकि रोता तो दोनों ही केस में है मगर रीजन बदल जाते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, रिलेटिवली स्टेबल होता है। जब हम किसी भी एटीट्यूड की बात करते हैं तो वो इतना फ्लक्चुएटिंग नहीं हो सकता कि आज मुझे ये चेयर पसंद आ रही है, कल मुझे नहीं पसंद आ रही है, आज मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, नहीं, इतना फ्लक्चुएटिंग है तो एटीट्यूड नहीं है। फिर वो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, वो हमारे मूड स्विंग भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। Attitudes often gets an individual's action and responses. However, the strength of the attitude and the context in which it is expressed can affect its impact on behavior. ये इंटेंसिटी में भी बहुत वेरी करता है कि जिससे बहुत ज्यादा पैशनेट होकर लाइकिंग करना, बहुत ही ज्यादा किसी के टुवर्ड्स जो है वो अपनी फीलिंग बहुत डीप और इंटेंस हो जाना, तो क्या होगा, आपका एटीट्यूड जो है उस पर्सन के टुवर्ड्स, चीज के टुवर्ड्स कितना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ओके, एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट को ही डिफाइन किया गया है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड किया गया है। आप चाहें तो इसको कंपोनेंट्स लिखकर अलग से आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखेंगे तो क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ही दिखाता है, जो इसके एबीसी कंपोनेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उसके बिना थोड़ी ना एटीट्यूड डिफाइन हो सकता है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो फटाफट कर लेते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, इमोशनल एस्पेक्ट है एटीट्यूड का,
जो कि ये बताता है कि कोई भी चीज़ किसी पर्सन के बारे में फील क्या करते हैं, राइट। फिर कॉग्निटिव में क्या होता है, बिलीव, थॉट और नॉलेज आती है किसी भी चीज़ के बारे में, वो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। बिहेवियरल होता है कि हम बिहेवियरल कंपोनेंट में एक्शन या इंटेंडेड बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस भी कैरेक्टरिस्टिक की तरह देखी जाती हैं। एटीट्यूड हमारे डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी फॉर्म होता है, जैसे कि हमने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या पर्सन से बात करी, और थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस सच एज हियरिंग अबाउट समथिंग थ्रू मीडिया और फ्रॉम अदर्स। जिन चीज़ों से हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो भी हम एटीट्यूड डेवलप करते हैं, और किसी से सुनते हैं उसके बारे में तो भी हम एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। एटीट्यूड जो होता है वो स्ट्रेंथ में वेरी करता है। कुछ एटीट्यूड बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। ऐसे लोग जो कान के बहुत कच्चे होते हैं, आज किसी की बात सुन के किसी के बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं, और कल किसी और से कुछ और बात सुन के उनका ओपिनियन बड़ी जल्दी चेंज भी हो जाता है। फिर आप ये भी सोचेंगे कि इतनी जल्दी चेंज हो जाता है तो वो एटीट्यूड कैसे है? वो उतना भी जल्दी चेंज नहीं होता है, वो पूरा उस एक सिचुएशन पे पूरा पूरा सीन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उनका एटीट्यूड चेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ पे भी मैटर करता है कि कभी कभी जो, क्योंकि एटीट्यूड जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी चेंज होने वाले अगर एटीट्यूड होते हैं तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बदल भी जाते हैं। ओके, इसी हिसाब से ये वीकर और स्ट्रॉन्ग भी कहलाते हैं। एम्बिवेलेंस का मतलब ये हो गया, एटीट्यूड कैन बी एम्बिवेलेंट मीनिंग एन इंडिविजुअल मे होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवैल्यूएशन टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट और इश्यू। जो हमने बॉस के केस में किया था, कि बॉस के केस में हमने अफेक्टिव और हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट तो काफी ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन हमने रिएक्शन जो दिखाया वो पॉजिटिव हो गया, तो मिक्स्ड फीलिंग निकल कर आती है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें, एक्सेसिबल एटीट्यूड्स आर दोज दैट कम टू माइंड क्विकली एंड ईजिली, और जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचें कि नहीं ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजों के टुवर्ड्स हम एक एटीट्यूड रखते हैं, एक ओपिनियन बिलीफ रखते हैं, उसको हम क्विकली एग्जिबिट कर देते हैं, और कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, टाइम लेते हैं, तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी देर से हो जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसमें अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे डायरेक्ट और सोशल इन्फ्लुएंसेस, लर्न इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्रिएट होते हैं। जो भी इसे पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा ही टॉपिक था एटीट्यूड्स का। प्रो सोशल बिहेवियर पर आते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जिसके टुवर्ड्स वॉलेंटरी एक्शंस निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों को हेल्प कर सकें। प्रो वर्ड लग जाता है ना, सोशल बिहेवियर मतलब जनरली जो हम बिहेव करते हैं, बट वो प्रो लेवल पे चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कुछ ज्यादा हमें एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, जहां पर हम लोगों को कोऑपरेशन, कंफर्टिंग, शेयरिंग की कंडीशंस दिखा सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, मेरे ख्याल से ऐसे कोई बात ही नहीं कहने वाली, कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उस सिचुएशन को अटेंड करते हैं, पर्सन की हेल्प करते हैं। ऐसे सीन में हम वैरायटी ऑफ लोग देखते हैं, जिसमें कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो प्रो सोशल बिहेवियर पे बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिनकी इंटेंशन होती है कि हम इस मरते को बचाना है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दूरी पर होते हैं और उनके हाथ में मोबाइल फोन होता है, वो पूरा पूरा मीडिया कवरेज करते हैं और उस न्यूज को सर्कुलेट कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसमें भी कुछ लोग प्रो सोशल बिहेवियर के हो सकते हैं जो एक्टिव एक्शन ले रहे हैं, जिससे कि एम्बुलेंस आ जाए, या कॉल कर रहे हैं, या इसलिए वो फोटोग्राफी का यूज कर रहे हैं कि वो पता कर पाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। और कुछ वो भी हो सकते हैं जिनको सिर्फ वहां पे खड़े होकर भी वीडियोग्राफी ही करनी है, उसका कुछ यूज नहीं करना है, जस्ट बना रहे हैं, जस्ट एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। वहां भी दो कैटेगरी हो जाती है। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो थोड़ा ट्रैफिक क्रिएट करते हैं और थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं, अफसोस करते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी प्रो सोशल बिहेवियर में नहीं आते हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो ये देख रहे हैं कि क्या हुआ और वो निकल जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे हैं, हम ऐसे कैटेगराइज नहीं करेंगे वो लोग तो बुरे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। करने वाले अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अब सारी दुनिया तो वहां पर इकट्ठी नहीं हो सकती, तो वो निकल भी जाते हैं। लेकिन हाँ, हम उनको प्रो सोशल बिहेवियर पर लो जरूर कहेंगे, हम कुछ अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमें प्रो सोशल बिहेवियर को एग्जिबिट करने वाले लोगों को के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। अच्छा, जो भी लोग प्रो सोशल बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, सबसे बड़ी बात, वो अपनी इच्छा से इस काम को करते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि मैं ये कर लूँ, इसका फायदा मुझे ये हो जाएगा। वो बहुत इमीडिएट और क्विक एक्शंस होते हैं, जिसमें वो ये दिमाग नहीं लगाते कि अगर मैंने ये किया तो देखो मुझे ये फायदा हो सकता है, या मैं नेकी कर लूँ तो मेरे संग कुछ अच्छा हो जाएगा। इस टाइप का थॉट नहीं होता। तो प्रो सोशल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज आती है कि वॉलेंटरी नेचर होता है। उनकी खुद की इच्छा होती है, वो चाहते हैं उनकी, और बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी पे हाई होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई पर्सन परेशानी में, तकलीफ में ना रहे, और बहुत जल्दी वो उस चीज पर रिएक्ट करते हैं। दूसरों को बेनिफिट करने की उनकी टेंडेंसी होती है, और इस वजह से भी वो करते हैं। इम्पैथी पे वो हाई होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। दूसरे की तकलीफ को अपनी समझ कर ही कोई व्यक्ति दूसरे की मदद कर सकता है, ये भी एक फैक्ट है
कि जब हम ये महसूस करेंगे कि किसी पर्सन को कितनी दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, तो हमारे हाथ पे रुकेंगे नहीं, हम ऑटोमेटिकली उस पर्सन की हेल्प के लिए बढ़ते चले जाएंगे। तो वही चीज एम्पैथी है, और कंपैशनेट बहुत ज्यादा होते हैं। कोई रिवॉर्ड या फिर कोई एक्सपेक्टेशन की वो उम्मीद नहीं करते, बस वो सिचुएशन में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। उनके कल्चरल और सोशल नॉर्म्स भी ऐसे होते हैं, वो ऐसे भी कल्चरली ग्रो हुए होते हैं। जब बच्चे थे तब उन्हें फैमिली में बताया गया होता है, या स्कूल में, या खुद के उनके मॉरल वैल्यूज जो होते हैं वो काफी हाई होते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के अंदर हमें प्रो सोशल बिहेवियर हाई देखने को मिलता है। अब प्रो सोशल बिहेवियर के टाइप की बात करें तो कैसे कैसे हो सकता है प्रो सोशल बिहेवियर। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, हेल्प कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हेल्प करना, वो प्रो सोशल बिहेवियर का एक टाइप है। शेयरिंग, कोई चीज, ऐसी चीज जो हम शेयर करें, जैसे कि हमने कोरोना के फेज में देखा था, लोग जो थे वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लोगों को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो शेयरिंग नेचर था उनका। कोऑपरेटिंग, कोऑपरेशन के साथ चलेंगे, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो एक फील्ड में वर्क कर रहा है और दूसरे उसी फील्ड में वर्क करने वाले दूसरे पर्सन को अगर वो हेल्प कर रहा है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, एक फील्ड में लोगों के बीच इतना कॉम्पिटिशन आ जाता है, कोऑपरेशन तो बचता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं ही होता है। तो जो लोग इस तरह से कॉपरेट करते हैं कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो मेरे साथ वाला भी मेरे साथ ग्रो करे, तो ये भी एक प्रो सोशल बिहेवियर का टाइप है। कंफर्टिंग, दूसरों को कंफर्ट करना, कोई इमोशनल सपोर्ट देना, किसी भी टाइप की, वो तो हेल्प में आता है वैसे, लेकिन हेल्प मोस्टली टेंजिबल होती है। पर यहाँ पे कंफर्ट में हम इमोशनल कंफर्ट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई किसी को कंसोल करना, किसी को परेशान देखा तो उसको बहुत ज्यादा थेरेपी देने की कोशिश करना, टॉक थेरेपी करने लगना, ये सब कंफर्टिंग में आता है। और वॉलंटियरिंग, किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आगे बढ़ के खुद से पार्टिसिपेट करना कि हम भी ऐसा करेंगे। कोई सफाई अभियान चल रहा है तो उसमें भी चलेगा कि हम इसमें हेल्प करेंगे। मैंने बिल्कुल ये देखा नहीं है कि इस वीडियो का टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि काफी देर से मैं क्लास लिए जा रही हूँ। मुझे लग भी नहीं रहा मैं सारे टॉपिक आज डिसाइड करके बैठी थी वो कवर भी हो पाएंगे। उफ, लुक्स लाइक 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। चलिए प्रो सोशल बिहेवियर की थ्योरीज पे आते हैं। फिर मैं फास्ट नहीं चलना चाह रही थी, मुझे लग रहा था ये टॉपिक तो बड़े सोशल साइकोलॉजी है, बट हम सोशल वर्ल्ड में इतना एंगेज हो जाते हैं, मजा आने लगा मुझे आपको बताते हुए। जाने कितने ही पिक्चर्स, कितने सीन्स मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं। और मैंने आज एक्सीडेंट वाला आपको एग्जाम्पल आज दिया है। आज मैं बहुत ही बुरा एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देख कर आई हूँ, तो इसी वजह से मेरे माइंड में उसके पिक्चर्स फ्लैश हो गए थे। खैर, थ्योरीज ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर की अब हम बात करें, आई थिंक इतना तो मुझे कंप्लीट करना ही चाहिए। वैसे मेरा प्लान तो ये भी था, पर कोई बात नहीं, वैसे टॉपिक से रिलेटेड ही था ये, अगर कंप्लीट हो जाता तो अच्छा रहता। कहाँ चली गई मैं, यहाँ पर आना है मुझे। प्रो सोशल बिहेवियर की कुछ थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज का आप नाम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं पूछी गई हो तो स्पेशली अगर आपको नाम ध्यान नहीं और आप नहीं लिखना चाहते हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्पैथी और ट्यूरिज्म हाइपोथेसिस ये कहती है कि लोग किसी भी पर्सन की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि वो एम्पैथेटिक फील करते हैं, कंपैशनेट फील करते हैं। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ मगर आप समझ जाएंगे मेरी बात। सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है कि जब हमें किसी चीज से कोई फायदा हो रहा है, कोई कॉस्ट बेनिफिट हो रहा होता है, तब हम उस चीज को करना चाहते होते हैं, तो वो सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहलाती है। मतलब जो एक्शंस हैं आर मेंट टू हेल्प अदर्स, इंडिविजुअल में स्टिल वे द पोटेंशियल पर्सन बेनिफिट सच एज सोशल अप्रूवल और अवॉइडिंग गिल्ट, कि हमें ये नहीं मिला तो चलो दूसरे को तो मिल जाए, इस सेंस में भी हो सकता है। कुछ ना कुछ सोशल एक्सचेंज जरूर होता है वहां पे। रेसिप्रोकल अल्ट्यूरिज्म ये कहता है कि people engage in pro-social behavior with the expectation that the favor will eventually be returned. This mutual exchange helps to foster cooperation, कि जो भी हम किसी के लिए कर रहे हैं वो हमें भी मिल जाएगा, तब भी ऐसा होता है। इवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती है कि प्रो-सोशल बिहेवियर एक सर्वाइवल वैल्यू होल्ड करता है, हेल्पिंग अदर्स particularly फैमिली और ग्रुप मेंबर्स ensure that survival and continuation of shared genes and increases cooperation within a community। मतलब हम एक एज अ ह्यूमन बीइंग दुनिया में आए हैं तो हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इस टेंडेंसी के साथ इवोल्यूशनरी थ्योरी चलती है। तो प्रो सोशल बिहेवियर एक वाइटल कंपोनेंट है ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन का, जो कोऑपरेशन, वैल्यू, सोशल नॉर्म्स वगैरह को कोऑपरेट करता है। चलिए यहाँ पे कुछ टॉपिक मुझे ऐसे लग रहे हैं जो फास्ट किए तो जस्ट 1 पेज ही है, हाँ फटाफट कर लेते हैं। विल टेक हार्डली 2.5 मिनट। जब इतना सारा पढ़ ही लिया आपने तो 2 मिनट के लिए और रुक जाइए। टॉपिक से रिलेटेड है तो अभी हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे एक दिन के बाद, तो अब कुछ चीजें स्किप हो सकती हैं। चलिए मैं कुछ ज्यादा बातें ना करूं आपसे तो अच्छा रहेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं? सिचुएशनल फैक्टर करेंगे, जिसमें बायस्टैंडर इफेक्ट आता है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, बायस्टैंडर का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा तो ये कर देगा, मैं जरूरी है कि मैं ही इस काम को करूं, तो वो बाय स्टैंड मतलब अपने साथ खड़े होने वाले पर ही हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। बायस्टैंडर इफेक्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टग ऑफ वॉर, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि टग ऑफ वॉर में जो लोग रस्सी खींच नहीं पाते हैं वो फुल एक्शन करते हैं इस तरीके से कि सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रहे हैं, जबकि पीछे वाले जो लगे होते हैं वो बेचारे रस्सी खींचने में लगे होते हैं।
तो अब जब बिल्कुल ऑनेस्टी से आप खेलेंगे तब तो सभी लगे रहेंगे, लेकिन आप पता नहीं कर पाएंगे चेहरा देख के कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट यहाँ पे कैसे चल रहा है। तो एक पर्सन को लगता है मैं नहीं भी खींचूंगा और शक्ल भी बनाऊंगा ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर वाली, तो भी ये लगेगा कि ये मेहनत तो कर ही रहा है, तो वो क्योंकि उसे पता है और भी लोग हैं वहाँ पे रस्सी खींचने वाले, तो इसीलिए बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट वहां भी देखने को मिलता है। एम्बिग्यूटी एक चीज होती है, यानी अगर सिचुएशन अनक्लियर है तो हेजिटेट होता है पर्सन हेल्प करने में, उसे समझ ही नहीं आ रहा है बात क्या है, तो सिचुएशन क्लियर ना होने पर भी कभी कभी प्रोसोशल बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। टाइम का प्रेशर, ये वो लोग हैं जो ट्रैफिक लगाते हैं फिर निकल जाते हैं, मैंने बताया था कि अब किसी भी एक्सीडेंट में तो उनके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, पर जरूरी नहीं, हमने कहा था वो बुरे नहीं है, हो सकता है टाइम का प्रेशर हो, उनके पास भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जो वो जा रहे हो, राइट। पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं, जो लोग एम्पैथी पे हाई होते हैं वो आपको प्रोसोशल बिहेवियर में भी हाई दिखेंगे, जिनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स अच्छे हैं, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेटफुल हैं वो लोग भी इसमें हाई रहते हैं। मूड का मतलब होता है एक पर्सन पहले से बहुत दुखी है, उसने किसी दुखी सिचुएशन को देखा, तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो अपना दुख छोड़ के दूसरे के दुख में कूदेगा, वो अपने में ही इतना परेशान है तो उसके मूड का भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो पॉजिटिव मूड की वजह से लोग ज्यादा हेल्प करते हैं, नेगेटिव मूड की वजह से इस पर फर्क पड़ सकता है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर होते हैं, कल्चरल नॉर्म्स, आपके अंदर क्या वैल्यूज हैं, एथिकल नॉर्म्स हैं, उनसे फर्क पड़ेगा। सोशलाइजेशन में आप कितने, आपको लगता है छोड़ो ना मैं अकेला काफी हूँ, मुझे क्या करना है दुनिया से, तो अगर ऐसा रूल है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, सोशलाइजेशन आप में कम है। रेसिप्रोसिटी नॉर्म, यानी कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी नॉर्म, हमें एक दूसरे की, मुझे भी उसकी करनी चाहिए और जब मुझे जरूरत हो तो वो भी मेरी करे। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स यानी रिलेशनशिप, जो जिन लोगों को आप जानते होते हैं ज्यादातर हम उनकी हेल्प करना पसंद करते हैं। इसके अलावा परसीव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम मान लेते हैं कि हम बड़े हैं और छोटा गिर गया है, अगर आपके सामने कोई बच्चा गार्डन में खेल रहा है तो आप ये नहीं देखेंगे वो बच्चा किसका है, उस बच्चे को उठाने लगेंगे, क्योंकि आपको लगता है मैं बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे सामने एक बच्चा जो गिर गया है तो वो रोना नहीं चाहिए। विजिबिलिटी, पब्लिक विजिबिलिटी, अगर आपको लग रहा है मुझे बहुत लोग देख रहे हैं तो उस काम को करने की एक टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, लगता है कोई नहीं देख रहा है तो सोचता है छोड़ो क्या करना है, ऐसा भी होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स, अच्छा ही किया जो हमने इसको फटाफट से निपटा लिया, क्योंकि अब हम एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, बड़ा टॉपिक होगा, अगेन हम एटीट्यूड पर आएंगे, आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन ही था एटीट्यूड का। अब ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं यहीं से आपको विदा करती हूँ, बस इतना जरूर कहूंगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिस वन लाइक वुड कॉस्ट यू नथिंग बट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो काफी लंबा हो गया है, आराम से देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।